कक्षा 11 इतिहास के प्रिय विद्यार्थीगण, केपीटी स्टडी क्लासेस में मैं डॉक्टर अब्दुल हमीद, प्रवक्ता कमलापति त्रिपाठी बॉयज इंटर कॉलेज, आपकी पुस्तक के छठे अध्याय 3 वर्ग को लेकर एक बार फिर से उपस्थित हूं। बच्चों, पश्चिमी यूरोप के इतिहास से संबंधित ये एक महत्वपूर्ण अध्याय है जिस पर इस वर्चुअल कक्षा में आज हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, 9वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य पश्चिमी यूरोप में होने वाले सामाजिक, आर्थिक आज और जो राजनीतिक परिवर्तन थे उसका अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। इस अध्याय की एक महत्वपूर्ण जो बात है आप देख रहे हैं वो इस हेडिंग में ही छुपी हुई है, 3 वर्ग। ये 3 वर्ग कौन कौन से थे, इसको जानने से पहले हम एक महत्वपूर्ण तथ्य से परिचित होंगे जिसे कि सामंतवाद के नाम से जाना गया है। सामंतवाद इस काल की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। 3 वर्ग इस अध्याय के जो केंद्र बिंदु है उनका अभिप्राय वास्तव में 3 सामाजिक श्रेणियों से है जो इस सामंतवाद के अभिन्न अंग थे। इन श्रेणियों में ईसाई पादरी, भूमिधारक अभिजात वर्ग और कृषक वर्ग शामिल था। इन तीनों वर्गों के मध्य बदलते संबंधों ने पिछले कई शताब्दियों के इतिहास को रचने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम सामंतवाद के परिचय को जानें, इससे पहले यह जानना भी जरूरी है कि सामंतवाद और 3 वर्गों के विषय में जो एक व्यापक इतिहास का दृष्टिकोण हमें मिलता है वो कहां से मिलता है, यानी वो कौन से यूरोप के ऐसे ऐतिहासिक स्रोत हैं जहां से हमको इस संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। तो बच्चों, मैं आपको इस संदर्भ में बताना चाहता हूं कि पिछले लगभग 100 वर्षों से प्रत्येक गांव शहर के इतिहास पर विस्तार पूर्वक कार्य यूरोपीय इतिहासकारों द्वारा किया गया और यह संभव कैसे हुआ, उन दस्तावेजों से जो हमें विशेष रूप से चर्च से प्राप्त हुए। चर्च इन दस्तावेजों को उपलब्ध कराने की दृष्टि से बेहद समृद्ध थे। जो भी दस्तावेज मिले हैं वो भू स्वामित्व का विवरण उससे हमको मिलता है, मूल्य और कानूनी मुकदमे जैसे दस्तावेज मिलते हैं और उसके साथ साथ जो और अभिलेख मिलते हैं उससे हमें व्यापारिक संस्थाओं के, तत्कालीन व्यापारिक जो संस्थाएं थी उनके विषय में जानकारी होती है और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के गीत और कहानियों के माध्यम से हमको उस समय के सामाजिक गठबंधन और त्योहारों इत्यादि के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। यहां मैं आपको एक और बात बताऊं बच्चों, फ्रांस के एक महान विद्वान मार्क ब्लॉक, वो पहले व्यक्ति थे, वो पहले विद्वान थे जिन्होंने सामंतवाद पर अपना महत्वपूर्ण पक्ष सामने रखा। ये उनका ये तर्क था कि इतिहास की विषय वस्तु राजनैतिक इतिहास, अंतरराष्ट्रीय संबंध और महान व्यक्तियों के जीवनियों से कहीं अधिक व्यापक है। व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए मार्क ब्लॉक ने भूगोल के महत्व पर बल दिया। उनका कहना था इतिहास को भूगोल के बल पर पढ़ना और जानना चाहिए। यह महत्वपूर्ण बात थी। ब्लॉक का सामंती समाज यूरोपियों में, जो यूरोपीय थे, 900 से 1300 ईस्वी के मध्य फ्रांसीसी समाज के सामाजिक संबंधों, भूमि प्रबंधों और उस काल की जनसंस्कृति का जो एक विवरण था वो असाधारण रूप से प्रस्तुत करता है मार्क ब्लॉक का विवरण। ठीक है, तो हम इससे ये समझते हैं कि इस मामले में चर्च और कुछ महान विद्वानों का व्यापक दृष्टिकोण जो था इतिहास को सामंतवाद के दृष्टिकोण से परखने के लिए वो बेहद महत्वपूर्ण था। आइए अब हम एक परिचय जानते हैं सबसे पहले सामंतवाद का, जहां से ये 3 वर्गों की बात हम करते हैं। बच्चों,
रोमन साम्राज्य जो आप पीछे पढ़ चुके हैं, उसके विघटन के बाद पश्चिमी यूरोप में एक नए प्रकार के समाज और एक नई प्रकार की शासन व्यवस्था अस्तित्व में आई। इसी नई व्यवस्था को हम सामंतवाद या फ्यूडलिज्म के नाम से जानते हैं। इतिहासकारों द्वारा सामंतवाद शब्द का जो प्रयोग हुआ वो मध्यकालीन यूरोप के आर्थिक, विधिक और राजनीतिक संबंधों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। यह जर्मन शब्द है, जर्मन शब्द फ्यूड से बना है। फ्यूडलिज्म जो है वो जर्मन शब्द फ्यूड से बना है और फ्यूड का अर्थ होता है जमीन का एक टुकड़ा, जमीन का या भूमि का एक टुकड़ा। यह शब्द ऐसे समाज को इंगित करता है जो पहले मध्य फ्रांस, बाद में इंग्लैंड और अंततः दक्षिणी इटली में विकसित हुआ। बच्चों, आर्थिक संदर्भ में अगर सामंतवाद की बात करें तो यह कृषि उत्पादन को इंगित करता है जो सामंत और किसानों के संबंधों पर आधारित था। इस संदर्भ में कृषक अपने खेत में कार्य करने के साथ साथ लॉर्ड के खेतों पर भी काम करता था। इस प्रकार लॉर्ड और कृषक का एक घनिष्ठ संबंध था। इसके साथ ही साथ लॉर्ड जो होता था वो कृषकों को न्यायिक अधिकार प्रदान करता था और तमाम अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराता था। तो सामंतवाद ने जीवन के आर्थिक पक्षों के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक पक्षों पर भी अधिकार कर लिया था। इसलिए तत्कालीन समय की एक महत्वपूर्ण बात थी सामंतवाद। इतिहासकारों का विचार है कि सामंतवाद की उत्पत्ति रोमन साम्राज्य में विद्यमान जो परंपराएं थी और साथ ही साथ फ्रांस के राजा शार्लमैन, याद रखिएगा इस नाम को, फ्रांस के तत्कालीन राजा शार्लमैन, जिनका शासनकाल 742 से 814 ईसा के मध्य माना जाता है, उस काल में यहां इस सामंतवाद का उद्भव हुआ, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। लेकिन जीवन के एक निश्चित तरीके के रूप में यूरोप के विभिन्न देशों में सामंतवाद की उत्पत्ति 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई। ठीक है, तो अब इस परिचय के बाद हम थोड़ा फ्रांस और इंग्लैंड के इतिहास को भी हमें जानना चाहिए। पहले फ्रांस की बात करते हैं। गाल रोमन साम्राज्य का एक प्रांत था। इसमें 2 विस्तृत तटरेखाएं थी, पर्वत श्रेणियां थी, लंबी नदियां थी, जंगल थे और कृषि कार्य करने के उपयुक्त मैदान भी थे। जर्मनी की एक जनजाति थी फ्रैंक, उसने इस गाल नामक स्थान को अपने आधिपत्य में लिया और उसे फ्रैंक के आधार पर एक नाम दिया फ्रांस। 6ठी शताब्दी में यह प्रदेश फ्रांस के ईसाई राजाओं द्वारा शासित था, यानी इस पर ईसाई राजाओं का आधिपत्य था। फ्रांस वासियों के चर्च के साथ मधुर संबंध थे और पोप जो था उस काल का, जो पादरियों के सबसे महत्वपूर्ण अंग थे, पोप द्वारा राजा शार्लमैन से समर्थन प्राप्त करने के लिए उसे पवित्र रोमन साम्राज्य की उपाधि दिए जाने पर और मजबूत हो गए। तो राजा और पोप इनके संबंधों थे। फ्रांस में जो एक व्यवस्था विकसित हुई उसने वहां सामंतवाद की नींव डाल दी। इसी तरह से अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो हम देखते हैं कि इंग्लैंड में सामंतवाद का विकास 11वीं शताब्दी में हुआ। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 6ठी शताब्दी के मध्य यूरोप से आने वाले एंजिल और सैक्सन, ये 2 व्यक्ति थे, आधुनिक इंग्लैंड के भूभाग पर आकर वो बस गए थे। उन दोनों के नाम पर ही इस भूमि को एंजिल लैंड कहा गया, जो बाद में इंग्लैंड हो गया। एंजिल लैंड एक सकरे जलमार्ग के पार स्थित इंग्लैंड स्कॉटलैंड द्वीपों को 11वीं सदी के
में फ्रांस के एक फ्रांस में प्रांत था, राज्य था नारमंडी, वहां के राजकुमार ने इसको जीत लिया, इस एंजिलैंड। नारमंडी के ड्यूक विलियम ने 11वीं शताब्दी में एक सेना के साथ इंग्लिश चैनल को पार करके इंग्लैंड के राजा सैक्सन को पराजित करके यह विजय प्राप्त की। इस समय फ्रांस और इंग्लैंड में क्षेत्रीय सीमाओं और व्यापार से उत्पन्न विवादों के कारण युद्ध होते रहते थे। विलियम प्रथम ने भूमि की नाप कराई, नक्शा तैयार कराया और इस समस्त भूमि का विभाजन 180 अभिजातों में, नार्मन अभिजात इनको बोला जाता था। अभिजात का मतलब वही उच्च वर्ग के लोग, ऐसे 180 नार्मन उच्च वर्गीय लोगों में यानी कि अभिजातों में कर दिया। अभिजात सामंतों के रूप में राजा के प्रमुख काश्तकार बन गए। यही फ्यूडलिज्म था इंग्लैंड में। ये अभिजात राजा को आवश्यकता अनुसार सैन्य सहायता देते थे और साथ ही साथ अपने पास से कुछ सैनिक, जिन्हें उस समय नाइट कहा जाता था, वो दिया करते थे। तो इस प्रकार फ्रांस और इंग्लैंड, ये दो देश सबसे पहले सामंतवाद के केंद्र बने। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इस अध्याय की प्रमुख थीम जो है 3 वर्ग, उनमें से बारी बारी हम तीनों वर्गों की बात करेंगे। और सबसे पहले इन 3 वर्गों में हम लेते हैं पादरी वर्ग को। मैंने पहले कहा कि 3 वर्ग का मतलब तत्कालीन 3 सामाजिक श्रेणियां थीं, जिसमें पादरी थे, अभिजात वर्ग थे और कृषक वर्ग थे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं पादरी वर्ग के बारे में। मध्यकालीन जो यूरोपीय समाज था, उसमें पादरी प्रथम वर्ग में आते थे। चर्च एक शक्तिशाली संस्था थी जो राजा पर निर्भर नहीं थी बल्कि स्वतंत्र अस्तित्व रखती थी। पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष पोप होते थे। यहां मैंने आपको लिख रखा है पादरी, बिशप, पोप और भिक्षु। ये चारों किसी न किसी रूप में ईसाई धर्म व्यवस्था के अंग थे और इनमें सबसे प्रमुख पादरी था जो कि चर्च का मुखिया होता था। यूरोप में ईसाई समाज का मार्गदर्शन बिशप भी करते थे। बिशप और पादरी, इन दोनों के द्वारा ईसाई समाज का मार्गदर्शन किया जाता था, जो प्रथम वर्ग के अंतर्गत थे। अधिकतर गांवों में, शहरों में अपने चर्च हुआ करते थे, जहां पर प्रत्येक रविवार को पादरी धर्मोपदेश देता था, प्रार्थना कराता था और इस धर्मोपदेश को सुनने के लिए और प्रार्थना में सम्मिलित होने के लिए सामूहिक रूप से प्रार्थना होती थी और गांव शहर के बहुत सारे लोग संडे के दिन यानी रविवार के दिन वहां पे उपस्थित हुआ करते थे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा पादरियों के बारे में बता दूं। जो पादरी थे वो सब लोग पादरी नहीं बन सकते थे। पादरी होने की कुछ आवश्यक शर्तें थी, जिसमें से पहली शर्त यह थी कि पादरी स्वस्थ होना चाहिए, विकलांग नहीं होना चाहिए और वो अभिजात वर्ग से होना चाहिए, यानी कृषक नहीं होना चाहिए, वो दास नहीं होना चाहिए और उसे यह संकल्प लेना पड़ता था कि वो जीवन भर अविवाहित रहेगा, यानी अविवाहित पुरुष ही पादरी बन सकता था। विकलांग पादरी नहीं बन सकता था, दास पादरी नहीं बन सकता था, कृषक पादरी नहीं बन सकता था, यहां तक कि स्त्रियां भी पादरी नहीं बन सकती थी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बिशप। ये भी चर्च की व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग थे। लॉर्ड के समान ही, यानी जो सामंत थे जिन्हें लॉर्ड कहा गया, उनके समान ही बिशपों के पास भी विशाल धन दौलत थी। उनके अपने शानदार महल थे जिसमें वो निवास करते थे। चर्च को किसान अपनी वार्षिक उपज से 10% का टैक्स दिया करते थे हर साल। इस टैक्स को टीथ कहा गया। टीथ याद रखिएगा, इस पर अलग से क्वेश्चन छोटे छोटे जो पूछे जाते हैं अति लघुत्तरी, उसमें यह पूछा जाता है। तो कृषक जो होता था वो चर्च को हमेशा हर साल अपनी उपज का 10वां हिस्सा यानी 10% टैक्स चुकाया करता था, जिसे टीथ कहा जाता था। चर्च की
कुछ और भी आय थी, जैसे संपन्न और धनी लोग अपने कल्याण के लिए चर्च को दान करते थे, या कोई व्यक्ति, उनके परिवार का कोई मुखिया उनका या कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसके आत्मा की शांति के नाम पर भी वो चर्चों को दान दिया करते थे। तो इस प्रकार चर्च के पास अच्छी संपत्ति भी हो जाती थी। चर्च मध्यकाल में, हम जितनी बातें मैंने बताया इससे आप समझ गए होंगे कि उस मध्यकाल में एक शक्तिशाली संस्था थी और इसका संस्थागत ढांचा बहुत मजबूत था। 4वीं शताब्दी से ही क्रिसमस और ईस्टर ये कैलेंडर की महत्वपूर्ण तिथियां बन गई। आप जानते हैं 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। यह परंपरा उस समय भी विद्यमान थी। पूर्व रोमन में त्योहार के रूप में यह मनाया जाता था, ठीक है। और इस तिथि की गणना सौर पंचांग पर यानी सूर्य के कैलेंडर के आधार पर होती थी, जबकि ईसा को सूली पर चढ़ाने और उनके पुनर्जीवित होने की जो घटना ईसाई समाज में प्रचलित है वो चंद्र पंचांग पर उसकी तिथियां आधारित हुआ करती थी। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य था, क्योंकि इसको बसंत के आगमन के रूप में स्वागत के तौर पर मनाया जाता था, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसी संदर्भ में पोप की। पोप जो होता था वो कैथोलिक क्रिश्चियनिटी का यानी कैथोलिक ईसाई धर्म के कैथोलिक समाज का एक बहुत बड़ा मुखिया होता था, और ये कई बिशपों या पादरियों से ऊपर माना जाता था, और इसका निवास स्थान रोम हुआ करता था, ठीक है। और अंत में बात करते हैं भिक्षु। इस पादरी वर्ग या चर्च की व्यवस्था के अंतर्गत चौथे स्थान पर भिक्षु हुआ करते थे। बच्चों, जो भिक्षु थे वो ईसाई धर्म के एक ऐसे महत्वपूर्ण अंग के रूप में कार्य करते थे जो साधारण लोगों के साथ घुल मिल करके उनको ईसाइयत से परिचित कराता था। शुरू में भिक्षु एकांत जीवन नहीं जीते थे, ये गांव में साधारण लोगों के साथ रहते थे, लेकिन मध्यकालीन यूरोप के कुछ विशेष श्रद्धालु ईसाई जो अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति के थे वो एकांत में जीवन जीना पसंद करने लगे। वे साधारण लोगों से दूर धार्मिक समुदायों में रहते थे, जिन्हें एबी या मोनेस्ट्री कहा जाता था। साधारण भाषा में कहें तो इसे हम मठ कहते हैं, ठीक है। मठ जहां की एक धार्मिक व्यक्ति रहता हो। यह समय इस समय का एक सर्वप्रसिद्ध मठ की जानकारी हमको मिलती है जो 529 ईस्वी में स्थापित हुआ, और वो सेंट बेनेडिक्ट, साथ ही साथ 910 ईस्वी में बरगंडी में स्थापित क्लूनी मठ। ये दो मठों के बारे में हमको महत्वपूर्ण जानकारी इस तत्कालीन इतिहास से प्राप्त होती है। भिक्षु जो थे वो अपना पूरा जीवन इन्हीं मठों में व्यतीत करते थे। वह प्रार्थना करते, अध्ययन करते, कृषि कार्य जैसे शारीरिक कार्य करने का भी व्रत लेते थे। और इन मठों में जो स्त्री पुरुष दोनों हो सकते थे, मैं ये भी बता दूं आपको कि भिक्षु स्त्री और पुरुष दोनों हो सकते थे। जो पुरुष भिक्षु होते थे उन्हें मोंग कहा जाता था, और जो स्त्री भिक्षुणी होती थी उनको हम नन कहते थे, उन्हें नन कहा जाता था। स्त्री और पुरुष दोनों अलग अलग मठों में निवास करते थे। एक आंबे यानी एक मठ में एक ही लिंग के व्यक्ति निवास किया करते थे। और जैसा मैंने आपको बताया कि पादरी जीवन भर यानी आजीवन कुंवारे रहते थे, शादी नहीं करते थे, उसी तरह भिक्षु और भिक्षुणी के लिए भी यही नियम था कि वो जीवन भर अविवाहित रखकर ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार का कार्य करेंगे। इस प्रकार मठों की संख्या 10 या 20 पुरुष स्त्रियों के छोटे समुदायों से बढ़कर आगे जाकर सैकड़ों की संख्या में हो गई। इनमें बड़ी इमारतें और भू जागीरों के साथ साथ स्कूल, कॉलेज या अस्पताल भी आने लगे। इन समुदायों में कला के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। आबेस हिल्डेगार्ड एक प्रतिभाशाली संगीतज्ञ थे
जो इन्हीं भिक्षुओं में से आते थे, और उन्होंने चर्च की प्रार्थनाओं में सामुदायिक गायन की प्रथा में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 13वीं शताब्दी से भिक्षुओं के कुछ समूहों को फ्रायर कहा जाने लगा। फ्रायर भिक्षुओं का ऐसा वर्ग था जो मठ में नहीं रहता था, बल्कि वो घूम घूम करके जन सामान्य लोगों को उपदेश देता था और अपनी जीविका चलाने के लिए वो भिक्षा प्राप्त करता था, दान प्राप्त करता था। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आगे चलकर इन भिक्षुओं ने अपना महत्व समाज में खो दिया। क्यों? क्योंकि अब ये जब इनके पास थोड़ा धन अर्जन हो गया, तब इन लोगों ने जो इनका मुख्य कार्य था समाज सेवा, उपदेश, उनसे थोड़ा दूर होकर के ये विलासिता का जीवन जीने लगे। ऐसे में लोग इन पर शंका करने लगे, इनका मजाक उड़ाने लगे और समाज में इनकी स्थिति कमजोर पड़ गई। ठीक है, तो ये थे पादरी वर्ग, जिसमें हमने पादरी, बिशप और भिक्षुओं के बारे में जाना। अब हम एक दूसरे महत्वपूर्ण वर्ग की बात करते हैं, अभिजात वर्ग, जिसके अंतर्गत हम सामंत और नाइट की बात करेंगे। बच्चों, पादरियों ने खुद को प्रथम वर्ग में रखा, सामाजिक श्रेणी के प्रथम वर्ग में उन्होंने अपने आप को रखा। लेकिन अगर हम एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में देखें या शक्ति के रूप में देखें, तो हम ये पाते हैं कि सामाजिक प्रक्रिया में अभिजात वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण थी। वो इतनी महत्वपूर्ण थी कि वो प्रथम वर्ग में अगर उनको रखा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो प्रथम वर्ग में रहने के लायक थे, लेकिन पादरियों ने अपने आप को प्रथम वर्ग पर रखा और इन्हें अभिजात वर्ग को दूसरे स्थान पर रखा था। ठीक है, हम अभिजात वर्ग के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण प्रथा की बात करेंगे, जिसे वैसलेज प्रथा कहा गया है। फ्रांस के शासकों का लोगों से जुड़ाव इसी वैसलेज प्रथा के कारण था। यह प्रथा जर्मन मूल के लोगों में भी समान रूप से विद्यमान थी। फ्रांस के साथ साथ इस प्रथा के अंतर्गत जो बड़े भूस्वामी हुआ करते थे और अभिजात वर्ग होते थे, वो राजा के अधीन होते थे, और जो कृषक होता था वो भूस्वामियों के प्रति उत्तरदायी हुआ करता था। अभिजात वर्ग राजा को अपना स्वामी मानता था और लॉर्ड के माध्यम से वो आपस में वचनबद्ध भी होते थे। लॉर्ड दास की रक्षा के लिए उत्तरदायी होता था और दास इनके प्रति हमेशा निष्ठावान बने रहने की शपथ लिया करते थे। ये सारी प्रक्रियाएं चर्च में बाइबल की शपथ लेकर की जाती थी। अगर हम अभिजात वर्ग की समाज में स्थिति की बात करें तो उनकी एक विशेष पहचान थी। अभिजात वर्गों का अपनी संपदा यानी संपत्ति पर स्थायी नियंत्रण रहता था। वो इतने मजबूत थे कि उनके पास अपनी स्थायी सेना हुआ करती थी, ये सामंती सेना कहते हैं। अपनी सेना को वो मजबूत बना सकते थे, उसे घटा बढ़ा सकते थे, इसका भी उन्हें अधिकार था। साथ ही साथ ये भी अधिकार था कि वो अपने खुद के न्यायालय लगा सकते थे और अपनी मुद्रा तक का प्रचलन कर सकते थे। अभिजात वर्ग भूमि पर निवास करने वाले सभी लोगों और क्षेत्रों का स्वामी माना जाता था। इन क्षेत्रों में उसके घर, निजी खेत, चरागाह और जो उनकी कृषि क्षेत्र थे वो सब कुछ शामिल थे। अभिजात वर्ग के घर को मेनर कहा जाता था। मेनर सिर्फ एक घर नहीं था, उसकी व्यापक परिभाषा थी, जिसको मैं आगे अभी बताता हूं आपको। यह एक प्रणाली थी। मेनर प्रणाली में गांव में बड़े बड़े खेत होते थे जो सामंतवादी व्यवस्था के प्रभाव से दूर रहते थे। वो अपनी व्यक्तिगत भूमि पर कार्य करने वाले कृषकों से आवश्यकता पड़ने पर युद्ध में पैदल सैनिकों के रूप में भी कार्य लेते थे, जो लॉर्ड होते थे। कृषक अभिजात वर्ग के खेतों में कार्य करने के साथ साथ अपने खुद के खेतों पर भी काम करते थे।
तो जैसा कि मैं कह रहा था कि मेनर एक महत्वपूर्ण प्रणाली थी। मेनर सिर्फ घर नहीं था इन भूस्वामियों का, सामंतों का। भूस्वामियों या अभिजात वर्ग का जो स्वयं का मेनर भवन होता था वो पूरे गांव को सम्मिलित करता था। किसी छोटे छोटे मेनर की जागीर में लगभग 12 और बड़ी जागीर में 50 से 60 परिवार रहा करते थे। इस जागीर में प्रतिदिन के उपयोग की वस्तुएं मिलती थी, जैसे खेतों में अनाज उपजाए जाते थे और बढ़ई या लोहार जो कार्य करने वाले लोग जैसे थे वो वहाँ लाड के औजारों की देखभाल करते थे, उन्हें बनाते थे। राजमिस्त्री का काम करने वाले लोग लाड के मकानों की देखभाल करते थे। और जो उस समाज की स्त्रियां थीं वो खास तौर से कताई बुनाई का काम करती थी, यानी सूत काटती थी और कपड़े बुनती थी। और साथ ही साथ बच्चे भी उस कार्य में, कुछ कार्यों में लगे रहते थे। मुख्य रूप से बच्चे जो थे वो लाड के लिए शराब बनाने का काम करते थे। जागीर के अंतर्गत जो विस्तृत भूमि होती थी उस पर बड़े बड़े जंगल भी पाए जाते थे। ये जंगल, भूमि, चरागाह, ये सब लाड के शिकार के काम आते थे। लाड वहां शिकार करते थे। यहाँ एक चर्च भी होता था, दुर्ग भी होता था। दुर्ग का निर्माण विशेष रूप से सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता था, जो सैन्य शक्ति के केंद्र के रूप में भी जाने जाते थे। 13वीं शताब्दी के आरंभ में बहुत सारे दुर्ग बनाए जाने लगे और इन दुर्गों का प्रयोग नाइट के परिवारों के निवास स्थान के रूप में किया जाने लगा। ये नाइट कौन थे, अभी मैं इसकी भी बात आपसे करता हूं। वास्तव में इंग्लैंड में नॉर्मन विजय से पहले दुर्गों की कोई जानकारी नहीं थी और इसका विकास सामंती प्रथा के अंतर्गत प्रशासनिक, सैनिक और राजनीतिक केंद्र के रूप में हुआ। ठीक है, अब हम बात करेंगे नाइट की। बच्चों, ये जो नाइट थे ये कृषक वर्ग से आए हुए मजबूत कदकाठी वाले घुड़सवार सैनिक थे। मैं आपको बताऊं, 9वीं शताब्दी में सामंत जो थे वो आपस में युद्ध किया करते थे। उनके पास पैदल सैनिक तो कुछ थे, लेकिन पर्याप्त घुड़सवार सैनिक जो कृषकों से आते थे वो नहीं थे। तो इन कुशल घुड़सवार सैनिकों की व्यवस्था करने के अंतर्गत उन्होंने एक नए वर्ग को बढ़ावा दिया और वो था नाइट। ठीक है, ये लार्ड से ठीक उसी प्रकार संबद्ध थे जिस प्रकार लार्ड राजा से संबद्ध था। लार्ड नाइट को भूमि का एक टुकड़ा दिया करता था, भूमि का एक भाग देता था और जो नाइट होता था वो राजा की साथ ही साथ वो नाइट की रक्षा का वचन भी देता था। जो सैन्य सेवाओं के बदले राजा नाइट को भूमि का टुकड़ा दिया करता था, भूमि का हिस्सा दिया करता था, उसे फीफ कहा जाता था। फीफ, ठीक है, याद रखिएगा, उसे फीफ कहा जाता था। फीफ को उत्तराधिकार के रूप में पाया जा सकता था, यह भी समझ बात थी। यह भूमि लगभग 1000 से 2000 एकड़ से अधिक भागों में विस्तृत होती थी, यानी एक बड़ा हिस्सा था जो लॉर्ड नाइट को उसकी सैन्य सेवा के बदले दिया करता था। इससे नाइट और उसके परिवार के लिए एक पंचक्की, मदिरा निकालने का एक संपीड़क क्षेत्र और साथ ही साथ उसके परिवार के लिए घर, चर्च और उस पर निर्भर जो व्यक्ति परिवार में उनके लिए भी रहने की व्यवस्था शामिल थी। ठीक है, तो एक प्रकार से इस सामंती व्यवस्था में नाइट एक नए वर्ग के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। ठीक है, अब हम बात करेंगे तीसरे वर्ग की। तीसरा वर्ग यानी किसान का वर्ग। इसमें किसान दो तरह के थे, एक स्वतंत्र किसान था और दूसरा कृषि दास के रूप में इस वर्ग में सम्मिलित था। तो बच्चों, सामंतवाद की इस व्यवस्था में सबसे बड़ी संख्या किसानों की थी। किसान
पूर्व में पादरी वर्ग और अभिजात वर्ग का भरण पोषण करते थे। तो किसान के इस वर्ग को, जैसा कि मैंने बताया कि दो भागों में रखा गया है। तो पहले हम स्वतंत्र किसान की बात करते हैं। स्वतंत्र किसान जो होता था वो अपनी भूमि को लाड या सामंत के काश्तकार के रूप में देखते थे। सैनिक सेवा में पुरुषों का योगदान आवश्यक होता था, अनिवार्य होता था। यानी लाड की सेना में कृषक को कार्य करना ही पड़ता था। कम से कम 40 दिन की सेवा लाड की सेना में करना एक कृषक के युवक के लिए अनिवार्य होती थी। कृषकों के परिवार को लाड की जागीरों में एक सप्ताह में 3 या 80 इससे अधिक दिन कार्य करना पड़ता था। इस श्रम से होने वाला जो उत्पादन था वो श्रम अधिशेष कहलाता था। इस पर प्रत्यक्ष नियंत्रण सामंत का होता था, सीधा सीधा नियंत्रण होता था इस श्रम पर। किसानों को कभी कभी राज्य को भी एक प्रत्यक्ष कर का भुगतान करना पड़ता था, जिसे टैली कहा जाता था। और आप जानते हैं ये चर्च को तो बाकायदा एक जो है वार्षिक 10% टीथ नाम का कर दिया ही करते थे। इसके अतिरिक्त स्वतंत्र किसान को अन्य श्रम कार्य भी करने पड़ते थे। यानी अपने खेत में तो काम करता था, ये भी आपने जान लिया, उसको अभिजात वर्ग में अनिवार्य रूप से उसके खेतों में काम करना पड़ता था। साथ ही साथ गड्ढा खोदना, जलाने के लिए लकड़ी एकत्र करना, बाड़ बनाना, सड़कें और इमारतों की मरम्मत करना, स्त्रियों और बच्चों को खेतों में सहायता करना, ये सब काम भी उसके जिम्मे थे। सूत काटने, कपड़े बुनने, मोमबत्ती बनाने और लाड के लिए अंगूर का रस निकालना भी, ये सब कार्य इन कृषक वर्ग के ही जिम्मे था। ठीक है। और अब हम बात करेंगे कृषिदास की। बच्चों, कृषिदास समाज का सबसे निम्न वर्ग था और किसानों में दूसरे नंबर पर था। ये वो लोग थे जिन्हें हम सर्फ के नाम से जानते हैं। सर्फ, ये ऐसे किसान थे जिनके पास अपनी कोई भूमि नहीं थी और ये पूरे तौर पर सामंतों के स्वामित्व में होते थे। इन्हें लाड के स्वामित्व वाले खेतों में कृषि कार्य करना पड़ता था, जिसके बदले इन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती थी। हाँ, 2 वक्त की रोटी जरूर मिलती थी। ये लाड की अनुमति से ही जागीरें छोड़ सकते थे, यानी एक तरह से बंधुआ भी थे। लाड कई प्रकार के एकाधिकार का दावा इन पर करते थे, जिससे इन कृषिदासों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता था। लाड कृषिदास केवल अपने लाड को ही वस्तुएं, चक्की, तंदूर आदि का प्रयोग कर सकते थे, बाहर नहीं जा सकते थे। कृषिदास के लिए विवाह कृषिदास किससे करेगा यह तय करना भी लाड के जिम्मे था। यानी अपनी पसंद का वो विवाह भी नहीं कर सकते थे, और अगर करते थे तो उन्हें अपने पसंद का विवाह करने के लिए लाड को शुल्क देना पड़ता था। तो इस प्रकार समाज में इनकी दशा सबसे दयनीय थी। ठीक है। उम्मीद करता हूं आज के इस लेक्चर के जितने भी बिंदु थे आपने उसको बहुत मजबूत ढंग से समझा होगा, और उसे समझ करके आगे जब मैं क्वेश्चन वगैरह दूंगा तो आप उसका आंसर भी बढ़िया ढंग से लिखेंगे। इस उम्मीद के साथ आज का मैं ये लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ। इस लेसन के आगे के बिंदुओं को हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है। धन्यवाद।